हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो गाइज आज बात करने वाले हैं टॉप 50 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ +1 फिजिक्स। ओके, क्योंकि +2 के 75 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास जा चुके हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, आप करते रहना, बढ़िया से करते रहना। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप उनको करके फ्री हो जाएं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के चैप्टर्स है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, टॉप 12 चैप्टर्स, उनका रिविजन आपका कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 75 क्वेश्चन में हार्डली हमने एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन लिए होंगे, तो वहां पे तो 3-4 भी आते हैं। ठीक है, इस बात का आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे 50 क्वेश्चंस के +1 फिजिक्स कंप्लीट। ठीक है, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन, और यहाँ पे जो लेवल रहेगा वो बेसिक से मॉडरेट के बीच में ही रहेगा। कोई टफ लेवल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाओ और उसको डाउनलोड करो और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। पहले खुद से करो, अगर कहीं फंस रहे हो तो फिर वीडियो सॉल्यूशन तो आपके पास है ही। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे बोला गया कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। देख भाई, इसमें ना आपको पता है कि डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आएंगे। जैसे लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस आए थे, सो डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ 1 या 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा तो बस आपका काम बन गया। डायमेंशन वाला चैप्टर तो आपने भयंकर तरीके से करके जाना है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको आना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर डायमेंशन से मैंने क्वेश्चन लिया तो यहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो पहली बात तो थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। ठीक है, जिसको आप के से डिनोट करते हो। कभी इसकी डायमेंशन पूछता है, कभी इसकी यूनिट पूछ लेता है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, यूनिट फॉर्मूले पे ध्यान दो। उसने बोला जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जो हीट होता है ना, हीट ट्रांसफर होती है पर यूनिट टाइम लेते हैं हम, उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो KA∆T/L। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे K है, तो K को आप यहां से निकालेंगे Q/T × L/A × ∆T। इस फॉर्मूले का आप याद रखेंगे तो चाहे यूनिट पूछे, चाहे डायमेंशन पूछे, कुछ भी पूछे, मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि डायमेंशन वाले क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, इसकी जो यूनिट होगी, दिस इज एनर्जी। एनर्जी आपको पता है mL2T-2, एंड दिस इज टाइम, दिस इज T ऑब्वियसली, और ये तो लेंथ ही है तो लेंथ ही रहेगा डायमेंशन। और ये टेम्परेचर है, चूंकि यहाँ K यूज कर रहा हूं मैं, थीटा यूज कर लूंगा। ठीक है ना, टेम्परेचर है आपका केल्विन होता है, थीटा हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पास बनने वाला है दोस्तों, आप देख सकते हो mL, दिस इज 3T-3 एंड थीटा -1। ठीक है, एरिया मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे L²। ठीक है, तो ये पंगा हो गया, L² से L² कैंसिल होगा तो केवल L बचेगा। ठीक है, दिस इज करेक्ट वन। ओके, तो डायमेंशन ये आपके पास, आप इसमें चेक कर सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। वैसे अगर ऑप्शंस की बात करूं तो उसमें केल्विन ही लिया गया है, तो थीटा की जगह आप की ले सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, mL/T-3 थीटा -1, तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और यार अगर ना यूनिट पूछता आपसे, है ना, डायमेंशन ना पूछे तो देख सकते हो आप, यहीं से यूनिट भी बना सकते हो आप इसकी। ये केजी बनेगा, ये मीटर बनेगा, ये सेकंड बनेगा। ठीक है, और ये केल्विन बन जाएगा। ठीक है, तो आप यूनिट बना सकते हो। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपके पास, आप देख सकते हो। उसने बोला एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है आपको जेड क्या दे रखी है, A² B2/3 √C एंड D³। ठीक है, ये बहुत वाहियात इजी क्वेश्चन माने जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो भाई तुम्हारा लक बहुत अच्छा है कि भाई आप फोड़ के आओगे। ठीक है, उसने बोला सर जेड में ना परसेंटेज एरर निकालो। अगर ए में, बी में, सी में और डी में परसेंटेज एरर गिवन है तो दे रखी है आपको, देखो ए में परसेंटेज एरर दे रखी है 2%, बी में परसेंटेज एरर दे रखी है 1.5%, क्लियर है, और क्या दे रखा है सर, और सी में दे रखी है 4, एंड डी में परसेंटेज एरर दे रखी है आपको दैट इज 2.5%। ठीक है, बस यूज कर लो। इसका बेस्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी परसेंटेज एरर इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको गिवन हो और आपको कैलकुलेट करनी हो, तो जिसमें भी गिवन है, जैसे ए में गिवन है, उसकी पावर लो और उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और ऐड करते जाओ प्लस। ठीक है, ऐड करते जाओ। ठीक है, इसकी पावर है 2/3 इंटू उसकी परसेंटेज है 1.5। ठीक है ना, प्लस इसकी पावर है 1/2 और उसकी परसेंटेज एरर है 4%, प्लस इसकी पावर है 3 इंटू उसकी परसेंटेज है 2.5%। सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा मेरे को बता देना। ठीक है, कर ही सकते हो यार अब तो, है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, सो ये जेड में परसेंटेज एरर यहाँ से आपकी आ जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कर लोगे ना बॉस, है ना, ऑप्शन मैंने टेक नहीं किया, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, है ना, देखो ध्यान से।
थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। उसने बोला है द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम एक रिवर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें पानी इस तरीके से फ्लो कर रहा है और इसको स्ट्रीम है, उसका वाटर फ्लो है वो रिवर का दे रखा है 3 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी रिवर की वेलोसिटी आपको दे दी है, उसमें जो वाटर है, ठीक है। स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। और एक स्विमर है जो उसमें स्विम करना चाहता है और उसकी स्पीड भी दे रखी है, मतलब मैन की स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। जो स्विम कर रहा है उसकी स्पीड गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू नहीं आपसे पूछा गया व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट, है ना। वो मतलब यहां पे है और सीधा जाना चाहता है, ठीक है। तो रिवर की डायरेक्शन से, रिवर की डायरेक्शन तो ये है, कितने एंगल पे उसको स्विम करना पड़ेगा। लेट्स सी वो मैन इधर जाता है, मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर होती है और आपको पता है रिवर की वेलोसिटी इधर है, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी ये है, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये एंगल निकालना है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रिवर डायरेक्शन पूछा है, ये कंप्लीट एंगल निकालना है अपने। लेट्स सी ये जो एंगल है वर्टिकल के साथ ये थीटा है, तो ये एंगल अल्फा 90 प्लस थीटा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम थीटा निकालेंगे, 90 में ऐड करेंगे और उड़ा देंगे, ठीक है। कैसे सर? अगर वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इधर जा रहा है तो भाई आपको पता है साइन थीटा हमेशा क्या होगा, रिवर की वेलोसिटी डिवाइड में स्विमर यानी मैन की वेलोसिटी। सिंपल, यू जस्ट पुट द वैल्यू। रिवर कितना दे रखा है सर 2, मैन कितना है सर 4, दैट इज 1/2 और साइन में 1/2 आप सबको पता होगा साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा आपके पास आ गया 30 डिग्री। तो वर्टिकल के साथ वो स्ट्रेट पाथ के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो रिवर डायरेक्शन के साथ कितना बनाएगा देख सकते हो आप, ये बनाएगा 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। क्लियर है? तो इस तरीके से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा भाई, या तो ये वाला एंगल पूछेगा या फिर डायरेक्ट वर्टिकल के साथ एंगल पूछेगा कि वो जो मैन है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, कितना एंगल बना के स्विम कर रहा है, या तो वो पूछेगा। तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, दिस इज योर 120 डिग्री। फाइनल आंसर इज 120 डिग्री। नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सीधा सा क्वेश्चन है और उसने एक पोजीशन वेक्टर दिया है पार्टिकल के लिए और पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है आपको 15 t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 ऑफ माइनस 20 t स्क्वायर ऑफ जे कैप, है ना। ऐसे क्वेश्चन आने के काफी चांस होते हैं आपके एग्जाम में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, सीधा सही क्वेश्चन है ना। एक्सेलरेशन निकालना है, वो भी मैग्नीट्यूड, ठीक है। आपने एक्सेलरेशन निकालना है कब, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड टाइम पे, है ना, आपने एक्सेलरेशन निकालना है। तो यार पोजीशन दे रखी है, एक्सेलरेशन निकालना है, आपको बताया डबल डिफरेंशिएट कर दो, डबल डिफरेंशिएट कर दो। मतलब सर क्या कह रहे हो, पहली बार डिफरेंशिएट करोगे अगर dr ओवर dt को, ठीक है, पहली बार, ठीक है, तो क्या आएगा 15। डिफरेंशिएशन करना आता है, t की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, t1 -1 करोगे तो 1 बचेगा, ठीक है, आई कैप प्लस ये ना 40 है, ठीक है, ये ना 40 है, नो दैट इज 4, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 40t आ जाएगा और जे कैप मत भूले। तो दोस्तों ना ये आया डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकालना एक बार और करना है ना, क्योंकि ये तो वेलोसिटी आई है और आपको पता है एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो dv ओवर dt, है ना। तो इसको भी करना पड़ेगा, dv ओवर dt लिखो या d स्क्वायर r ओवर dt स्क्वायर लिखो, तो यहां से आएगा आपके पास एक्सेलरेशन। मतलब ये जो आया इसको एक बार और करना है, बस सिंपल, है ना। तो t की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 30 आई कैप और यहाँ पे बचेगा -40 क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, 40 जे कैप। ये बन गया आपका एक्सेलरेशन। बट पता है उसने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। निकाल लो यार, एक वेक्टर है ये आपके पास, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो दिख रहा है आपको, ये 900 आएगा, ये 1600 आएगा, तो आई थिंक 25, है ना। दिस इज योर 25, नो 50, 900 दिस 2500 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। यस, दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कर लोगे ना। सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है यार, है ना, बेसिक डिफरेंशिएशन है, बस ये पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज वगैरह पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज दैट सर। क्वेश्चन इजी होंगे, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्या है सर, 2 फोर्सेज हैं P एंड Q ऑफ मैग्नीट्यूड 2F एंड 3F, है ना, 2 फोर्स हैं किसी एंगल थीटा पे एक्ट कर रहे हैं। मान लो एक फोर्स इधर है F1, इसका मैग्नीट्यूड PQ बोल रहा है उसने, यार मैं PQ ही ले लेता हूँ। P की वैल्यू दे रखी है आपको 2F और Q की वैल्यू दे रखी है आपको 3F, इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है ना।
respectively with respect to each other. Okay, if the q is doubled and that their resultant gets also get doubled, then what is the angle theta between them? पता क्या करना है, पहले इसका ना रिजल्टेंट निकालो इस सिचुएशन में। लेट्स इसका रिजल्टेंट है r, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, है कि नहीं। तो r आ जाएगा आपके पास, p की वैल्यू कितनी है बॉस, 2f का स्क्वायर प्लस q की वैल्यू है 3f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू 3f इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन में बोला है कि अगर q को डबल कर दूं तो उसका जो रिजल्टेंट है वो भी डबल हो जाता है। तो भाई क्या करियो, देखो कंडीशन नंबर 2, p एज इट इज रहेगा 2f, ठीक है, लेकिन उसने बोला है जो q है उसको डबल कर दे तो 6f हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो r डैश वो इनिशियल का डबल हो जाएगा, है ना। तो आप फिर से इक्वेशन बना दोगे, अब रिजल्टेंट है 2r, तो 2r इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2f एज इट इज प्लस 6f हो जाएगा q प्लस, ठीक है, 2f यानी 2f इंटू 6f इंटू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों को यूज करना है। ये r उठा के यहाँ पटक देना, बोथ साइड स्क्वायर कर देना, सॉल्व होके आंसर आ जाएगा, जो भी होगा आ जाएगा। बस आप देखना, कैलकुलेशन करके मेरे को बताना कौन सा आंसर आ रहा है। इजीली इक्वेशन मैंने बना दिया है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये r की वैल्यू उठा के यहाँ पटक दो, दोनों का स्क्वायर कर देना, कैंसिल हो जाएंगे सारी चीजें यार, अपने आप आंसर बनेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा सर, ध्यान से देखो, इसमें बोला एक्सेलरेशन ऑफ मास m। ये तो आपने बहुत प्रैक्टिस किए होंगे, क्वेश्चन पुली का सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है 6m और ये है m। उसने बोला सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है ये ज्यादा मास है, ये कम है, तो ये नीचे आएगा, तो ये इसकी वजह से ऊपर जाएगा। तो हम करेंगे जो ज्यादा वाला है उसका वेट लेना है mg, माइनस जो कम वाला है उसका वेट जो इसके अपोजिट जा रहा है, और दोनों का मास ऐड कर लेंगे, यानी नेट मास। बस हो गया, तो ये बनेगा 5mg ओवर 7m, ये हो गया कैंसिल, 5g/7। दिस इज योर एक्सेलरेशन। सेम एक्सेलरेशन के साथ ये डाउन आएगा, ये अप जाएगा, ठीक है, सेम एक्सेलरेशन के साथ। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर भी आता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है कि एक ब्लॉक है टेबल पर रखा है जहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है और एक ब्लॉक लटका हुआ है 2 kg का। उसने बोला फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो भाई इजी है, कैसे करेंगे सर, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, यहाँ पे टी इसके लिए अप होगा, इसके लिए इससे अवे होगा, ठीक है। और लेट्स सी ये नीचे जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a के साथ, तो टेंशन लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, जब भी टेंशन निकालना हो तो जिस डब्बे से टेंशन अटैच्ड है वो देखो उसके नीचे कितना है, और चूंकि डाउन जा रहा है तो टी को हम लिख सकते हैं इसी का मास इंटू g माइनस ए, डाउन के लिए, ठीक है, g माइनस ले, अप के लिए g प्लस है, ठीक है। तो हमें a चाहिए, अगर a पता चल गया तो टेंशन आ जाएगा। तो a कैसे निकालेंगे सर, देखो ध्यान से, a निकालने के लिए इसका जो वेट है वो डाउन काम करेगा, इस जब ये नीचे आएगा या आगे जाएगा तो फ्रिक्शन इनका अपोज करेगा, तो यहाँ अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन है। तो जब भी कभी ये सिचुएशन हो तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ड्राइविंग फोर्स यानी 2g डाउन और अपोजिंग फोर्स यानी fr, दोनों का मास लेना है 3 + 2, वो तो भाई F इज इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स ओवर नेट मास, सीधी सी बात है। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स ओवर नेट मास। तो A कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 10, और ये क्या होता है फ्रिक्शन, म्यू एन, एन हो जाएगा mg, क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जाएगा ऊपर और इसका वेट जाएगा नीचे, समझ में आ रही है बात। तो ये आ जाएगा 5, तो आएगा सर 10 - 0.2, मास है 3 इंटू 10/5, ठीक है, 10 - 6/5 दैट इज 4/5, आई थिंक यही होना चाहिए, एंड दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसको यहाँ पटक दो, तो t इज इक्वल टू 10 - 0.8 यानी 0.2। ओके बॉस, तो ये आपका आंसर आ गया इतना न्यूटन। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में 14.4 है, 7.2 है, 10 है, नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, यानी आपको एक्सेलरेशन भी निकालना आ गया और आपने टेंशन कैसे निकालना वो भी पता चल गया। ये सब कुछ हमें क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में, अ यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास एंड लेंथ दैट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट, एक केबल है, मतलब एक चेन टाइप की है, इस तरीके से मान लो आप, ठीक है, इस तरीके से मान लो, ठीक है। उसने बोला इसकी जो लेंथ है वो L है टोटल चेन की और इसका मास है m।
उसने बोला जो नीचे वाला पार्ट है ना उसकी जो लेंथ है ना, उसकी लेंथ है 1/nth ऑफ हैंगिंग, दिस इज द 1 दैट इट्स 1/nth पार्ट ऑफ इट्स हैंगिंग बिलो द एज ऑफ द सरफेस, यानी ये, यानी 1/nth पार्ट है ये टोटल लेंथ का, ठीक है ना, जो नीचे लटका हुआ है। टोटल लेंथ अगर इसकी L है तो नीचे लटका हुआ है, कुछ लटका होगा जैसे L है उसमें से 1/3 यानी हाफ, यानी कुछ भी इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू द सरफेस, मतलब इसको ऊपर खींचने के लिए, ठीक है। द वर्क डन इज, तो इसको जब मैं खींचूंगा ये कितना वर्क करना पड़ेगा इसको ऊपर लेके जाने के लिए, भाई ध्यान रखना, इसमें डिराइव मत करना, इसको ध्यान रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना mgl डिवाइड में 2n², ठीक है, ये क्या है nth पार्ट, 1/nth पार्ट, यानी ये कितना पार्ट है, ये आपका वर्क डन निकल के आएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि चेन का कुछ पार्ट नीचे लटका हुआ है और उसको खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा टेबल पे वापस, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, टोटल मास g, टोटल लेंथ 2n², ठीक है, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डायमेंशन से रिलेटेड, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं खुद भी। उसने बोला इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन a एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है किसके टर्म्स में, फोर्स a मान लो कुछ, ठीक है, इसकी पावर a मान लो, एक्सेलरेशन b मान लो सर, टाइम c मान लो। तो एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड t। कितने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है, डायमेंशन से रिलेटेड काफी करे होंगे, ठीक है। तो क्या क्या करें सर, मतलब कैसे निकाले अब इसको, भाई बोथ साइड की डायमेंशन इक्वेशन वगैरह तो बनानी पड़ेगी आपको उसमें, ठीक है, स्टैंडर्ड थ्रू कंसेप्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इसकी लिखो ml2t-2, ठीक है, बोथ साइड, इसकी लिखो mlt-2, इसकी होल पावर a, एक्सेलरेशन lt-2, इसकी होल पावर b, टाइम तो टाइम ही है, ठीक है। और इनको पता क्या करो, इनको ना एक साथ कर लो, सारे m, सारे l, सारे t सेपरेट करो, तो यहाँ पे m है, m की पावर a है, ठीक है, और यहाँ पे l की पावर a इधर प्लस b हो जाएगी, तो ये L की हो गई, ये M, और T की अलग कर देते हैं, T की पावर -2 है, यहाँ पे -2 भी है, और इधर है प्लस का C, तो सब कुछ अलग हो गया। अब आप क्लियर देख सकते हो, कंपेयर करो ये लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में, M की पावर यहाँ पे A है, यहाँ पे 1 है, तो A की वैल्यू तो आ गई 1, है ना। कंपेयर करना है द पावर ऑफ M, द पावर ऑफ L, द पावर ऑफ T, ठीक है। यहाँ पे L की पावर 2 है और यहाँ पे A प्लस B है, तो A प्लस B इक्वल टू 2, और A ऑलरेडी 1 आ चुका है, 1 प्लस B इक्वल टू 2, यानी B भी 1 आ गया, ठीक है। अब T की पावर कंपेयर करो, यहाँ पे -2 है, वहां पे -2 है, -2B प्लस C है, तो -2 इक्वल टू -2 इंटू ये A 1 है, B भी 1 है, प्लस C, तो A 2 कैंसिल, तो C आ गया 2, ठीक है। A आ गया 1, B आ गया 1, C आ गया 2, यहां पे वापस पुट कर दो तो एनर्जी कितनी आएगी, फोर्स, एक्सेलरेशन और C 2 आया, बस ये हो गया FAT², FAT², यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये भी कर सकते हो आप, डायमेंशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे यू कैन सॉल्व देम, ओके, सिंपल है, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन जो अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, लास्ट नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज दैट सर, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ of its sides if the maximum error in the measurement of mass and volume are 3% and 2%, ठीक है। मास में यानी उस क्यूब के मास की परसेंटेज एरर दे रखी है और वॉल्यूम की दे रखी है, मास कितना है 3%, वॉल्यूम कितना है 2%, ठीक है। सो देन द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी, ये तो बहुत आसानी हो गया आपके पास लिए, तो डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। परसेंटेज फॉर्म में लिखोगे तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो अगर परसेंटेज ऑफ डेंसिटी निकालोगे तो उसकी पावर लो और जो मास की परसेंटेज है उसमें ऐड करो प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई करो मतलब, और इसकी पावर 1 है इसकी भी, और ये 2% है, क्योंकि उसने ना वॉल्यूम डायरेक्ट दिया, अगर लेंथ गिवन होती तो फिर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना पड़ता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज 5%, ठीक है ना, दिस इज योर 5%, डायरेक्ट इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लो ध्यान से, आपके पास सबके पास है तो पढ़ लेते हैं इसको। उसने बोला प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी, ओके, प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से थ्रो किया गया होगा और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है वो आपको गिवन है, दैट इज व्हाट, दिस इज AI कैप प्लस BJ कैप, ठीक है। सो इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट, तो जो रेंज है ना वो डबल है जो मैक्सिमम हाइट उस प्रोजेक्टाइल में
मोशन में कवर करने वाला है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक है सर। अब क्या करें, तो उसने बोला ए और बी में रिलेशन क्या होगा, तो पहले रेंज निकालो। जब भी ना वेलोसिटी गिवन हो वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो रेंज का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ओवर जी, ठीक है। और जो हाइट होती है मैक्सिमम वो होती है वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर बाय 2g, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये मैक्स हाइट जो है उस पर्टिकुलर मोशन में वो उसकी हाइट दे रखी है, और रेंज जब भी वेलोसिटी गिवन हो इनिशियल वेक्टर फॉर्म में, तो सर ये ux क्या होगा, uy क्या होगा, i का कोफिशिएंट हमेशा ux होता है, और ये जो होगा ये हमेशा uy होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। मतलब एक कंपोनेंट इसका ux है और एक देखो y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ये वाला बनने वाला है, ठीक है। तो ये g से g आपका कैंसिल, बाकी आप पुटअप कर दो वैल्यूज। 2 इंटू ux की वैल्यू है a इंटू b इक्वल टू 2 इंटू b का स्क्वायर, एक b कैंसिल हो गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके 2 टाइम्स ही बोला है उसने, मेरे ख्याल से उसने बोला है 2 टाइम्स है, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट, ओके दैट इज b का स्क्वायर, तो बनेगा 2a इक्वल टू, ठीक है 2b, यानी ये हो गया कैंसिल, तो a इक्वल टू आ गया आपके पास b, ठीक है, a इक्वल टू आपके पास आ गया b, आप चेक कर सकते हैं सिंपली, ओके। तो दिस इज योर क्वेश्चन, एंड इस तरीके से आप जस्ट पढ़ के फॉर्मूला अप्लाई करके कंसेप्ट अप्लाई करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओ एक मिस्टेक हमने इसमें कर दी है, क्या सर, क्या क्या क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे जी से जी कैंसिल हो गया, लेकिन 2 ये भी तो था, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता था, तो यहाँ पे ये 2 नहीं बचेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा b इक्वल टू 2a, है ना। ध्यान से देखना भाई, कैलकुलेशन ध्यान से देखना, b इक्वल टू 2a, ओके। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है सर, फॉर ए बॉडी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या दे रखी है सर, दिस इज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, एंड अ पॉइंट ऑन इट्स हैज अ रेडियस, है ना, उसका रेडियस वेक्टर दे रखा है, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब आपको पता ही होगा एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है यार, पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको, तो पूछेगा क्या, ये हमें क्लियर है, हमसे पूछेगा लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, और याद रखना लीनियर वेलोसिटी हमेशा होती है ओमेगा क्रॉस आर, बस ये मैंने आपको बताना है, क्रॉस प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा क्रॉस, नॉट आर क्रॉस ओमेगा, नॉट आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है, नॉट आर क्रॉस, ये मत यूज करना, ओमेगा आर क्रॉस इज द करेक्ट, है ना। सो आई जे के डिटरमिनेंट मेथड यूज कर लो, कोएफिशिएंट पॉजिटिव माइनस सबको आता होगा, ठीक है। जो पहले है फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पहले लिखनी है, ये वाली आई का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट आपका -2, और यहाँ पे है 1, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, इसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आता है, मतलब डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू, ठीक है। ये आपने खुद करना है, आंसर देखना है, चेक करना है, सॉल्यूशन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, कर लेना बॉस, ठीक है। डायरेक्ट बस मैंने ये बताना था आपको कि ओमेगा क्रॉस आर लेना, ना कि आर क्रॉस ओमेगा, हम टॉर्क में हम लेते हैं आर क्रॉस एफ, है ना, हम गलती कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, ये आपने खुद करना है, ठीक है, ये आपने खुद करना है, ये 2 बार इसमें क्वेश्चन एक ही कैटेगरी में आ गया है। उसने पूछा है कि एक्सेलरेशन बताओ पार्टिकल का एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये इस टाइप का ऑलरेडी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, आप देखेंगे और मेरे को खुद बताएंगे सॉल्व करके, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज दैट सर, इसमें बोला एक सिस्टम शोन इन द फिगर इन इक्विलिब्रियम एट रेस्ट, द स्ट्रिंग एंड द स्प्रिंग आर मासलेस, नाउ द स्ट्रिंग इज कट, तो व्हाट इज द सिचुएशन, सिचुएशन इज दिस इज द स्प्रिंग and there is a mass which is attached, and there is also a mass with the help of a string is attached, this is m and this is 2m guys, ये एक स्प्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस इज योर स्ट्रिंग, ठीक है, मासलेस है दोनों के दोनों, ठीक है। वो बोल रहा है कि नाउ द स्ट्रिंग इज कट, द एक्सेलरेशन ऑफ 2m एंड m जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, तो जैसे स्ट्रिंग को आप कट करोगे, ठीक है, इस स्ट्रिंग को जैसे कट करोगे तुरंत नीचे जाएगा, उसकी वजह से ये तुरंत ऊपर जाएगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g के इक्वल होगा, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, g के ही इक्वल होगा, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे इसी का वेट होगा mg, जो नीचे को आ रहा है इसका जो वेट होगा वो क्या होगा mg। अगर आप इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो a1 पता है कितना आएगा आपके पास, इसका वेट ले लो और इसी के मास से डिवाइड कर दो तो g आएगा, क्योंकि यही अनबैलेंस फोर्स होता है जो कट होके नीचे गिर रहा है, और इसमें से भी यही कम हो रहा है, तो
अनबैलेंस इसके लिए भी यही है, तो जब इसका निकालोगे ना अप जाएगा, लेकिन ध्यान रखना तो mg ओवर इसका मास, ठीक है, m से m कैंसिल तो आएगा g/2, तो ये g/2 से ऊपर जाएगा, g से नीचे जाएगा, ध्यान रखना कंसेप्ट, ठीक है, इजी। ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। उसने बोला कि जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m ऊपर जाएगा, सो g/2 ऊपर जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और m का होगा डाउन, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके बॉस, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 15 नॉट 16, दैट इज 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ठीक है। तो पता है क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक्स ऑन इन द फिगर डज नॉट मूव। ओके, तो मतलब इसके ऊपर जो फोर्स आपने ये लगा रखा है ना 60 डिग्री एंगल पे, ऐसे समझो, थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं, ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है 60 डिग्री, इसकी मैक्स वैल्यू बताओ, है ना, इसके अप्लाई करने के बाद ये स्लाइड ना करे, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, इसके लिए एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। ये जो फोर्स है कितने एंगल पे लग रहा है, तो देखो इस पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं ऐसा, और चूंकि यहाँ फ्रिक्शन भी है तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर जाएगा, क्योंकि इसी के साथ एंगल बना रहा है और उसकी डायरेक्शन डाउन है, तो इधर जाएगा कितना सर, एफ cos 60, फिर एक डाउन आएगा इसका कंपोनेंट एफ साइन ऑफ 60, देख सकते हो आप, क्यों सर, क्योंकि जब इसको आप कॉस कंपोनेंट निकालोगे तो डायरेक्शन इधर, साइन निकालोगे तो डायरेक्शन डाउन, और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा और इसका खुद का वेट आएगा नीचे, ठीक है, क्लियर है। और चूंकि इसको इधर चलाने वाला फोर्स कौन है, ये वाला, तो ड्राइविंग फोर्स है, तो फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट, सिंपल। इसके अलावा और फोर्स, कोई फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है, और ये चूंकि स्लाइड नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा, तो इस पे एक्ट करने वाले फोर्स को आप बैलेंस कर सकते हो। ये इधर लग रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट है, तो आप लिख सकते हो cos 60 इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को लिख सकते हो μ1, ठीक है। cos 60 1/2 होता है, यहाँ पे लिख सकते हो f/2, और म्यू दे रखा है 1/√3, और n है नॉर्मल रिएक्शन, n भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, n भी निकाल सकते हो। कैसे सर, देखो n एक्ट कर रहा है अप डायरेक्शन में, वेट है डाउन, और ये वाला फोर्स भी डाउन है, तो n किसके इक्वल हो गया, वेट के प्लस f sin 60 के, ठीक है। यहां से आप निकाल सकते हैं n, यहां पे पुट कर दो, f/2 इक्वल टू 1/2√3, एंड यहाँ पे आ जाएगा mg प्लस f sin 60 होता है √3/2, और m की वैल्यू पुटअप कर सकते हो, यहां से सॉल्व कर लेना, f की वैल्यू आएगी 20 न्यूटन, आप चेक करें, ठीक है, F आएगा 20 न्यूटन, डेफिनेटली आप वैल्यू पुट करना, मास की वैल्यू पुट करना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एंड दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम। आपको देखने से पता चल रहा है, कैसे सर, दो ब्लॉक है यहाँ पे एक दूसरे के कांटेक्ट में, काफी क्वेश्चन आपने इसके सॉल्व किए भी होंगे, ठीक है। सो दिस इज 1 kg, दिस इज 2 kg, ठीक है। इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है 3 न्यूटन। ओके, क्या पूछ रहा है सर, वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg। यार किसी का भी पूछे, इसका एक्सेलरेशन पूछे या 1 kg का पूछे, या पूरे सिस्टम का, पूरा सिस्टम एक ही साथ मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है और नेट मास कितना है सिस्टम का। नेट फोर्स है केवल 3 न्यूटन, नेट मास 1 प्लस ये भी 3, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आ गया एक्सेलरेशन। इजी प्रॉब्लम इसको बोलेंगे हम, वेरी इजी प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बात करते हैं बॉस। जब भी कभी आपको फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो, फोर्स वर्सेस टाइम, तो या तो इंपल्स पूछेगा या चेंज इन मोमेंटम पूछेगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक ग्राफ इसमें दे रखा है उसने, कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ये एक ग्राफ उसने दे रखा है, ठीक है। ओके, सो 0 से स्टार्ट हुआ, कितने तक गया, 2 तक, फिर 4 और फिर 6 सेकेंड, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है 4 इधर, और इधर मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है दैट इज 2 का। तो उसने बोला है कि फोर्स टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर फॉर अ पार्टिकल, फाइंड इंपल्स एक्टिंग, यानी इंपल्स निकालना, और इंपल्स हमेशा फोर्स टाइम ग्राफ है, समझना, फोर्स वर्सेस टाइम, और इंपल्स क्या होता है F इंटू टी, यानी F इंटू टी इसका प्रोडक्ट है, तो ये जस्ट कैलकुलेट एरिया, एरिया निकालना है बस, एरिया ऑफ दिस होल ग्राफ, टोटल एरिया निकाल लो उसका, ठीक है ना, टोटल एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, वही इंपल्स होगा, है ना। इसका एरिया कितना होगा, देखो, जो एरिया ऊपर है उसको प्लस लेना है, जो एरिया डाउन है उसको नेगेटिव लेना, बस इतना ख्याल रखना। ये है ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना आ गया देखो 0 से 2, इंटू हाइट कितनी है सर, ये भी देखो 4, ठीक है, 4 न्यूटन, तो 4 आ गया प्लस, ठीक है। ये वाला, ये चूंकि डाउन है तो माइनस लेंगे इसका एरिया, ठीक है। सो इसकी ये देखो वेट देखो, इसकी यहाँ से 2 से 4 तक तो चेंज तो 2 ही रहेगा, और नीचे लेंथ है 2, तो 2 इंटू 2 आ गया प्लस, ठीक है। ये वाला बड़े वाला रेक्टेंगल देखो, तो ये हाइट तो उसकी 4 ही है, ये 4 से 6 यानी 2 रहेगी लेंथ, तो ये रहेगा 4 इंटू 2, सॉल्व कर लेंगे ना बॉस, तो ये कैंसिल 8 आ गया, तो ये आ गया 8 न्यूटन सेकेंड,
ठीक है ना। 8 न्यूटन सेकेंड, चेक करो मैंने सही किया कि नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं। दिस इज वॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 यहाँ पे बच रहा है बॉस, 2 2 4 हो जाएगा और वो 4 से 4 कैंसिल हो गया। आप देख सो इतना ही आएगा, अगर आप चेक कर लेना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है सर, 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। 18 में क्या बोला गया है बॉस, ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, ये एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, और ये जो सरफेस है ये रफ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.2, जी की वैल्यू उसने बोला 10 ले लेना, मैंने बोला ठीक है भाई, उसने बोला कि इसका मास 2 kg है, बॉडी का मास है 2 kg, ठीक है जी। वो बोल रहा है कि बॉडी विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, यू नो, कि ये बॉडी चलने के कुछ समय बाद रुक जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर करेगी वो निकालनी है। तो आपको दिख रहा है फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो थर्ड इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, माइनस क्यों, क्योंकि स्टॉप हो रही है, रिटार्ड हो रही है ये 0, और इनिशियल वेलोसिटी यानी u ओवर 2a आ गया आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। और याद रखना जब भी फ्रिक्शन की वजह से रुके तो एक्सेलरेशन हमेशा म्यू जी होगा, याद रखना है ना, जब भी फ्रिक्शन की वजह से रुके तो एक्सेलरेशन म्यू जी। तो यहाँ पटक दो ना, यहाँ पे s इक्वल टू यू है 10 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू ए है म्यू, 2 इंटू जी 10, तो ये आ गया 100 और 4 यानी 25 मीटर आएगा। चेक करें आप गाइस, चेक करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली किया जा सकता है, ठीक है ना, इजीली किया जा सकता है। 4 दोगे अब आप देखते रहो आप बस, ठीक है। तो इतने बेसिक से इनमें फॉर्मूले भी यूज हो रहे हैं, आपके कंसेप्ट भी यूज हो रहे हैं, तो ये सब कुछ रिवीजन हमारा हो जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय ए डिस्टेंस x इट एक्सर्ट अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, फोर्स एक्ट कर रहा है x प्लस 3x इसका स्क्वायर इतना न्यूटन, ठीक है ना। एक रबर बैंड है उसको स्ट्रेच किया गया, तो वो उसको हम इट एक्सर्ट द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, देन द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाय 2 मीटर, यानी अगर x इक्वल टू 2 मीटर ले लूं मैं, x 0 से, अगर 0 से स्ट्रेच किया होगा तो स्ट्रेच करके 2 मीटर तक लेके गए तो कितना वर्क करना पड़ेगा यार, क्या बात कर रहे हो। फोर्स है वेरिएबल, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, x1 से x2 f dx उड़ा डालो, सिंपल बेसिक प्रॉब्लम है, x प्लस बेसिक इंटीग्रेशन आपने करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो क्या करेंगे सर, x का स्क्वायर बाय 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3x क्यूब बाय 3 आएगा, और 0 से 2 ये कैंसिल। तो अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, फिर क्यूब यहाँ पे अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर, क्योंकि दोनों में x है, यहाँ पे भी तो 0 ही आएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये आएगा 2, ठीक है, प्लस ये आएगा 8 यानी 12 जूल आना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज योर 12 जूल। ओके ओके, तो मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए, बाकी आप कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे, कैलकुलेशन देखना बहुत जरूरी है बॉस, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ओके, अब इसमें नन ऑफ दीज है, इसमें कोई ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 यार, ठीक है। 20 में क्या बोला गया, चलो चेक करें, ठीक है, देखते रहना, बस आप समझते रहना, सीखते रहना, अप्लाई करते रहना, है ना, हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे, यू नो, ज्यादा आपसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन में करा रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें आप फॉर्मूला क्या यूज कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्या यूज कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, इस चीज पे आप ध्यान दें, है ना, यही आपके काम आएगा, ठीक है। उसने बोले सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस है क्या, हाँ, फ्रिक्शनलेस सरफेस विद द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v, with a translational velocity v if the sphere climbs, you know, if the sphere climbs up to a height h, मतलब कुछ ऐसे आपको सिचुएशन दे रखी है और एक स्फीयर है जो ऊपर को जा रहा है, ठीक है ना, किसी वेलोसिटी के साथ यहाँ से, ठीक है, रोल कर रहा है और रोल करते हुए ऊपर को जा रहा है, ठीक है जी। देन द वैल्यू ऑफ शुड बी, तो बताना इसकी वेलोसिटी क्या होगी कि ये ऊपर को चला जाए, ठीक है ना। तो यार देखो रोलिंग कर रहा है ये, तो उसके पास यहाँ पे होगी रोलिंग एनर्जी, और जब ये ऊपर जाएगा धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगी mgs में, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऑप्शंस दे रखे लेस होगी कि ग्रेटर होगी। देखो अगर ऊपर जाना चाहता है तो इसकी एनर्जी इसकी mgs से ज्यादा या इक्वल तो होनी ही चाहिए कम से कम, ठीक है। तो जब रोलिंग एनर्जी की बात करो, मैंने आपको लिखाया था हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू mgh, ठीक है जी। मास से मास हो गया कैंसिल, ठीक है, 2 उधर लेके जाओ तो v स्क्वायर निकालना है, तो 1 प्लस, चूंकि स्फीयर है k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, स्फीयर के लिए 2/5 होता है, ध्यान रखने वाली बात है, और ये ग्रेटर रहेगा, ये ध्यान रखेंगे gh, ठीक है।
तो 2 इधर गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप कर सकते हो 7/5 यानी v स्क्वायर इंटू 7/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो ये आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू लेना है 10gh अपॉन 7, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा 10gh अपॉन 7। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो याद रखना ग्रेटर होना चाहिए ना कि लेस, क्योंकि इसने क्लाइम करना है ऊपर, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ऊपर जाना है इसने, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ठीक है। उसने बोला 3 डिस्क है, सेम मास है, सेम रेडियस है, इस तरीके के प्लेस किए गए हैं। डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2 एंड दिस इज डिस्क नंबर 3। सबकी रेडियस सेम है, सबकी रेडियस सेम है, ठीक है। और एक्सिस ऐसे पास हो रही है, तो ये एक्सिस है। इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सीधी सी बात है यार, क्या बात कर रहे हो आप। देखो जब भी इस तरीके का सिचुएशन हो तो कोई ये वाली जो डिस्क है और ये वाली, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो, तो इनको बाहर से टच कर रही है, टेंजेंशियली इन द प्लेन है ये जो एक्सिस है इसके लिए टेंजेंट इन द प्लेन का काम कर रही है, ठीक है। लेकिन इसके डायमीटर से पास हो रही है, तो मैं पता क्या लिखूंगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका प्लस इसका सेम होगा, ठीक है, प्लस I3 का, ठीक है, क्योंकि इनको बाहर से टच कर रही है, ध्यान से समझना आप, ठीक है। और जब डिस्क हो और बाहर से टेंजेंट हो, तो बाहर से टेंजेंट हमेशा 5/4 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, और डायमीटर होता था mr²/4, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे 2, ठीक है, या 4 ही कर लो, 4 तो ये आएगा 10 11 mr²/4। दिस इज योर आंसर, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना जब भी टेंजेंट डिस्क को बाहर से टच करती है और पैरेलल टू द प्लेन होती है, इफ नथिंग डिफाइंड इन द क्वेश्चन यू हैव टू टेक दिस सिचुएशन, दिस इज द टेंजेंट जो इनको बाहर से टच कर रही है, इन द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन है, समझ गए। तो आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन बना सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22। ओके बॉस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11 km/s। अ सर्टेन प्लैनेट हैज ए रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ बट दैट मीन डेंसिटी इज सेम। वो तेरी ये डेंसिटी वाला केस है, यानी अर्थ की डेंसिटी और प्लैनेट की डेंसिटी सेम दे रखी है। सो जो एस्केप वेलोसिटी है वो आपने डेंसिटी के टर्म्स में लेने, याद करो डेंसिटी वेलोसिटी होती है √ρ पे, इस पे डिपेंड ऐसे करती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इस पे काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। जब भी कभी ना डेंसिटी को इंट्रोड्यूस कर देगा एस्केप वेलोसिटी में, तो समझ जाना यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप पहले तो लिख लो एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, ठीक है, और ये कोई कांस्टेंट आएगा कैंसिल कर देंगे, रेडियस ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है, और डिवाइड में कर दो प्लैनेट, ठीक है, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, प्लैनेट और √, में प्लैनेट की डेंसिटी, ये तो सेम दे रखी है, ठीक है। और उसने तो कहा प्लैनेट की जो रेडियस है वो ट्वाइस है अर्थ से, और एस्केप वेलोसिटी दे रखी है 11/vp इक्वल टू हो जाएगा re, और ये दे रखी है ट्वाइस ऑफ re, ये कैंसिल, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। प्लैनेट की जो आपकी एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी 2 यानी 22 km/s आपके पास बन जाएगी, सीधी सी बात है, देख लो, ठीक है। सो ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। ओके, सो इजी है, आप कर सकते हैं, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद है तो ये इजी है, नहीं तो नहीं है, देखो सीधी सी बात है। और इस पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, उससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं सर। इसमें क्या बोला है, एज्यूमिंग अर्थ टू बी द स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, ठीक है, इफ इट्स वेट 250 न्यूटन ऑन द सरफेस, यानी एक एक ऐसे बोल रहा है कि assuming that to be this and if it weight 250 Newton on the surface then the weight of a body halfway down the center of the, वो बोल रहा है कि अगर किसी बॉडी का वेट यहाँ पे जो है अर्थ के सरफेस पे जो वेट है किसी बॉडी का, अगर वो 250 न्यूटन है ना, तो इसके नीचे, इसके देखो सेंटर तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, उसने बोला हाफ वे तक गए हम, यहां तक गए, तो डेप्थ पे जा रहे हो, डेप्थ वैल्यू दे रखी है r/2, डी की वैल्यू दे रखी है r/2, तो यहां पे वेट कितना होगा, तो भाई याद रखो डेप्थ पे जो वेट होता है वो होता है सरफेस पे वेट इंटू 1 - d/r, सिंपल यहां पुट कर दो, सरफेस पे वेट दे रखा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर नेट, ठीक है। तो 250 इंटू 1 - d की वैल्यू दे रखी है r/2, तो 2 इंटू r तो है ही, हाफ ही बचेगा, तो 125 इतना ही आना चाहिए, ठीक है, 125 न्यूटन ही आना चाहिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 24, और ये एक बेहतरीन कैटेगरी का क्वेश्चन माना जा सकता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से क्वेश्चन आएंगे, इजी होंगे बट थोड़े से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। व्हाट इज दैट, अ बॉडी कूल्स इन 7 मिनट फ्रॉम 60 to 40, पहली कंडीशन लिख लो, बॉडी 60 से 40 डिग्री सेल्सियस पे जा रही है, ठीक है, और इसके लिए टाइम ले रही है 7 मिनट का, ठीक है।
एक कंडीशन ये है, ठीक है, उसने बोला व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट, ठीक है, आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 10 डिग्री। मतलब जिस सराउंडिंग में फिनोमिना हो रही है वहां पे सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है आपको 10 डिग्री सेल्सियस। तो पता है क्या बोल रहा है कि इसका नेक्स्ट टेम्परेचर इसके बाद क्या होगा, लेट्स सी टी होगा कुछ, ठीक है, और टाइम जो ले रहा है वो 40 से उस टी तक जाने में फिर से 7 मिनट का ही टाइम ले रहा है। तो पहली इक्वेशन इसके लिए बनाएंगे न्यूटन्स लॉ की, दूसरी इन दोनों के लिए बनाएंगे, ठीक है, दूसरी इन दोनों के लिए, दोनों का यूज करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, आप याद करो फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग, T1 माइनस T2 ओवर T इक्वल टू K, T1 प्लस T2 ओवर 2 माइनस T0 यानी सराउंडिंग टेम्परेचर। ये एक्सप्रेशन होता है पहले दो के लिए, फिर नेक्स्ट दो के लिए इसी को यूज करना है। कैसे, एक इक्वेशन में बना के दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, T1 माइनस T2, जो हाई है उसको T1 मानना है, इसको T2 मानना है। तो देखो 60 माइनस 40, 60 माइनस 40, समझ गए यहाँ पे, ठीक है, तो ये आएगा 20, टाइम है 7 इक्वल टू K, फिर 60 प्लस 40 100/2 50 और माइनस T0। अब ये इसको एज इट इज रखो आप, ठीक है ना, इसको एज इट इज रखो क्वेश्चन नंबर 1। फिर आप 40 से T के लिए अप्लाई करो, तो फिर से इसको T1 मान लेना, इसको T2, तो यहाँ पे पुट करना, तो आएगा 40 माइनस T ओवर 7 इक्वल टू, क्योंकि 7 मिनट ही है, ठीक है, फिर आएगा 40 प्लस T ओवर व्हाट इज दैट, अच्छा T0 की वैल्यू तो दे रखी है यार, T0 की है 10, तो ये 40 बन जाएगा। तो पता है क्या करो, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, 40 आ गया तो आएगा 20/7 इक्वल टू K इंटू 40 और 3, ये हो गया 2, तो K की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/14। इजी नहीं हो गया और भी, ठीक है, 1/14 आ गया, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे K की वैल्यू भी पुट अप कर देंगे हम, और माइनस का 10, ठीक है, यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो 40 माइनस T/7 इक्वल टू 1/14, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 20, और 20 प्लस T/2 बचेगा अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, और ये हो गया कैंसिल, तो 40 माइनस T इधर को बच गया 2 to 4, यानी 20 प्लस T/4, 4 इधर आएगा 160 माइनस 40 इक्वल टू 20 प्लस T, समझते जाना, ठीक है। सो ये इधर आएगा तो ये आएगा 140 इक्वल टू 5T, ये हो गया कैंसिल, 28 डिग्री सेल्सियस, यानी जो नेक्स्ट टेम्परेचर आफ्टर 7 मिनट इसका जो बचेगा वो बचेगा 28, यही होना चाहिए। आप भी कैलकुलेशन चेक करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन बेहतरीन है, आता है काफी टाइम, लगातार पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर। ओके सो 25 क्वेश्चन देख लेते हैं, इजीली पढ़ लेते हैं उसको बढ़िया तरीके से। उसने बोला है ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर दिस, एक बॉडी है कोई आपके पास, उसका जो टेम्परेचर है वो दे रखा है आपको, दैट इज 727 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इनिशियली इतना दे रखा है। इट्स रेडिएटिंग पावर इज 60 वॉट, मतलब यहां से जो एनर्जी रेडिएट ये कर रहा है उसकी रेडिएटिंग पावर दे रखी है आपको, दैट इज 60 वॉट, ठीक है सर। एंड इट्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन चेंज टू 1227, अगर इसका टेम्परेचर चेंज कर दे और वो हो जाए 1227 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर, दैट द रेडिएटिंग पावर बताओ, तो नई पावर जो रेडिएट होगी इस टेम्परेचर पे वो बतानी है। देखो भाई, चूंकि पहली बात तो यार केवल टेम्परेचर को चेंज किया गया और रेडिएटिंग पावर की बात कर रहा है, तो जो रेडिएटिंग पावर होती है बॉडी के टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्ट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आप यूज कर सकते हो। तो P1 ओवर P2 यू कैन राइट T1 ओवर T2 की होल पावर 4 है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ जो भी टेम्परेचर है वो केल्विन में लेना है, तो 273 ऐड करो 1000 हो जाएगा, आप देख सकते हो, और इसमें 273 ऐड करोगे, ठीक है, 273 ऐड करोगे तो ये 1500 केल्विन हो जाना चाहिए, ठीक है, 273, ठीक है। तो ये बनेगा सर 1000 केल्विन, और ये 1500, और इसकी पावर 4 है, कैंसिल, ठीक है, ये होगा 2, ये होगा 3, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, ठीक है। P1 आपको दे रखा है, P2 क्या आएगा सर, 3 की पावर 4 बाई 2 की पावर 4 इंटू P1, और P1 आपको दे रखी है 60, तो ये आ जाएगा, दिस इज व्हाट 81, ठीक है, और दिस इज व्हाट 16 इंटू 60। ओके भाई, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 से कैंसिल करना और इसमें मल्टीप्लाई करना, तो 304 के आसपास आएगा आंसर, इतना वॉट में होगा तो वॉट ही ले लेंगे आप, ठीक है, वॉट में होगा तो आप वॉट ले सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो 26 पे चलते हैं। 26 में क्या बोला, ये तो भाई देख लो आप, बेसिक्स का कंसेप्ट है, पीवी रिलेशन फॉर द मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए क्या होता है, ठीक है, उसने बोला है एडियाबैटिक प्रोसेस में मोनोएटॉमिक गैस है, तो याद करो मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, इसके लिए गामा क्या होता है 5/3, और एडियाबैटिक में पीवी गामा, ठीक है ना, पीवी गामा इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, तो बस
हो गया PV5/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आपका करेक्ट रिलेशन होना चाहिए, फर्स्ट इज द करेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है सर, ध्यान से देखेंगे। उसमें एक ग्राफ दे रखा है आपको, वीटी ग्राफ, भाई ध्यान से समझिए उसको। ठीक है, तो वीटी ग्राफ क्या दिया है सर, यहां से ऐसे चल रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे गया तो ए से, है ना, सीधा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए बॉस, तो ये गया फिर यह फिर आया। ठीक है, ए से बी, बी से सी, ठीक है ना, इस तरीके से देखो। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, उसने बोला पीवी ग्राफ बनाओ इसका। ठीक है, तो पीवी बना लेंगे भाई, पीवी ग्राफ। तो पता है क्या करना होता है, पहले प्रोसेस देखो स्टार्ट कहां से हुआ, ए से बी गया, तो ए से बी की स्टडी करो, इस वाले प्रोसेस की स्टडी करो। जब आप ए से बी जा रहे हो तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये वी वर्सेस टी ग्राफ है, वी वर्सेस टी। तो जो मिसिंग है इसमें से वेरिएबल वो है प्रेशर। तो जब भी कोई लाइन, है ना, वीटी ग्राफ में सेंटर से पास हो तो ये प्रेशर कांस्टेंट का ग्राफ होता है, पहली बात, यानी प्रेशर तो कांस्टेंट करना है। अगर इसमें प्रेशर कांस्टेंट बनाना है तो लाइन ऐसे जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब एरो इधर लगेगा या इधर, वो डिपेंड करेगा कि नीचे से ऊपर जाने पे हो क्या रहा है। देखो नीचे से ऊपर जाने पे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और इधर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इधर लगेगा एरो। तो ए से बी आ गया यहाँ पे, समझ गए होंगे आप। नीचे से ऊपर जाने पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज तो इधर करेगा इसके लिए, और प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट की लाइन ऐसी लाइन बनानी है जो प्रेशर पे 90 डिग्री पे कट करे। ठीक है, इजी तरीका। अब आप जाएंगे बी से सी, बी से सी की तरफ आप जब जा रहे हो तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और वॉल्यूम कांस्टेंट करने के लिए एक लाइन ऐसी बनाने की पड़ेगी जो इस पे परपेंडिकुलर हो, ऐसे ऊपर नीचे आएगी या ऊपर जाएगी वो देखेंगे। जब आप इधर आ रहे थे, इधर, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट करने के लिए देखो, तो इधर जाने पे इधर इधर टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी बी से सी जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। टेम्परेचर कम तो प्रेशर भी कम करो, और ये पीवी ग्राफ है तो प्रेशर कम तब होगा जब ग्राफ नीचे जाएगा, नीचे जाने पे देखो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो ये बन गया बी से सी। ठीक है, बी से सी बन गया कि नहीं। अब करना है सी से ए, सी से ए टेम्परेचर कांस्टेंट है मेरे चांदी, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पर और वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर घटना चाहिए, तो डायरेक्ट इसको कर्व बनाते हुए बना दो। ठीक है, कर्व बनाते हुए बना दो। ठीक है, तो ये बन गया, इसको ज्वाइन कर दो, दिस इज योर पीवी डायग्राम। होप सो आपको लिटिल बिट जो भी है इसमें समझ में आओगे कि मैंने किस तरीके से ड्रॉ करा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। 28 इजी है, क्वेश्चन नंबर 28 आप चेक करें। 28 में क्या है सर, रेफ्रिजरेटर इज मेंटेनेबल्स एट 9 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका लो टेम्परेचर दे दिया 9 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर देना इसमें, तो 93282 282 केल्विन हो गया। ठीक है ना, इस पे वो मेंटेन कर रहा है। रूम टेम्परेचर 36 डिग्री है, यानी T1 हाई हो गया, 36 प्लस 273 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 309 केल्विन आ गया। ठीक है सर, सीओपी निकालना है, क्या आप बात कर रहे हो यार, सीओपी निकाल लो। तो सीओपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देख लो, सीओपी निकालने का फॉर्मूला होता है लो टेम्परेचर ओवर हाई माइनस लो। पुट कर देना यार, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10.4 आएगा, आप चेक करो यार दोनों, बस केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, बाकी आप उड़ा दोगे। ठीक है, बात करेंगे 29, क्वेश्चन नंबर 29। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, उसने बोला है कि 2 होल्स ऑफ अनइक्वल डायमीटर्स D1 एंड D2 आर कट इन ए मेटल शीट। एक शीट है आपके पास ये, ठीक है, एक शीट है ये, ठीक है, इसमें 2 होल बनाए गए हैं, ठीक है, अलग अलग डाया के, एक ये बड़े वाला और एक ये छोटे वाला। ठीक है, जब हम हीट करते हैं ना तो इनका साइज बढ़ेगा, हमेशा ध्यान रखना, यानी बोथ D1 एंड D2 विल इंक्रीजेस। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आप, है ना, इनका जो साइज, इनकी जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है वो राइज करती है तो ये बढ़ेगा। तो बस D1 इसका साइज D1 और इसका साइज D2 बोथ आर इंक्रीजेस, बोथ आर, ये याद रखेंगे, थर्मल एक्सपेंशन का केस है, याद रखेंगे। ठीक है जी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर नीट। ओके, ऑल्सो इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दैट, देखते हैं ना। ओके भाई लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके एग्जाम के लिए मानी जा सकती है, सेम डिक्टो आने के लिए। व्हाट इज दैट सर, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन द स्मूथ इनर सरफेस ऑफ ए कॉनिकल फनल। जब भी वो बात करे किसी कॉनिकल फनल की, ठीक है, आप ध्यान देंगे इस बात पे, कॉनिकल फनल की जब भी बात करेगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनने वाली है। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसे बनने वाली है। ठीक है जी, ऐसे बनने वाली है। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन दे रखी है और उसने यहां से लेके, अगर वो इसमें इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है, तो इसकी हाइट दे रखी है, कितनी हाइट ऊपर वो सर्कल बना रहा है। ठीक है, उसने बोला पार्टिकल डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन द स्मूथ इनर सरफेस ऑफ द कॉनिकल फ्लन एज शोन इन द फिगर। इफ द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल, ये हाइट यहां से यहां तक
सपोज करो रेडियस कुछ होगी इसकी r, ठीक है, अबव द सरफेस इज h और h दे रखा है 9.8 सेंटीमीटर में, ठीक है सर। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, जो जिस स्पीड के साथ वो यहाँ पे जा रहा होगा उसकी स्पीड निकालनी है। याद रखना जब भी कॉनिकल फनल का केस होगा स्पीड हमेशा होती है √hg, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो v निकाल लो यहाँ से, √h कितना है 9.8 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल दो और g लेना है 10, ठीक है, g लेना है 10 तो आपका v आ जाएगा यहाँ पे 0.98 मीटर पर सेकंड। इंपॉर्टेंट है, आप इसका बस फॉर्मूला याद होगा तो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व इसको अदरवाइज यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह लगा के इसको निकालना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्ट बाय दिस कॉनिकल फनल की बात करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। 31 क्या है सर? 31 में बोला है द कर्व बिटवीन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एंड द VRMS वेलोसिटी का स्क्वायर। पहले ये तो देखो VRMS वेलोसिटी होती क्या है, √3RT/m होती है सर। उसने बोला टेम्परेचर में और VRMS वेलोसिटी को स्क्वायर में एक ग्राफ बनाना है तो स्क्वायर करो बोथ साइड, तो ये बन जाएगा स्क्वायर, इधर बचेगा 3RT/m। ये सब कांस्टेंट है तो आप देख सकते हो VRMS वेलोसिटी जो आ रही है यहाँ पे वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करना है। तो यहाँ पे v²RMS लिख दो और इधर लिख दो टेम्परेचर। अगर ऐसा है तो सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा, नो वेरी एट ऑल। अगर यहाँ स्क्वायर ना लेते तो फिर डाउन होती स्लोप, समझ गए, डाउन होती स्लोप, ठीक है ना, क्योंकि रूट रहता है टी पे। अदरवाइज अब आप बना सकते हो, इजी है ना। तो अगर आपने वेलोसिटी को स्क्वायर के साथ लिखा है और यहाँ टेम्परेचर है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा सर नेक्स्ट क्या है, ध्यान से सीख भी रहे हो आपकी, बस हम ऐसे किए जा रहे हैं, मैं कराए जा रहा हूँ, आपको कुछ आइच नहीं रहा है भाई, बताते रहना मेरे को कमेंट वगैरह करके, ठीक है। क्वेश्चन आपको आना चाहिए, डाउट लगता है तो मेरे को बता देना बिना सोचे समझे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। पता है क्या बोला है, मोनोटोमिक गैस इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन, कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जब भी कभी गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछेगा ना तो दैट इज 3/2 kT, ये होती है, ठीक है, ये होती है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर, तो 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता ही है 1.38 दे रखा है, -23 इंटू टेम्परेचर है 300। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, बी ऑप्शन आएगा, आई थिंक आप पुट करना, ठीक है, आप पुट करके देखना वैल्यूज, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, पुट क्या करना है, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है ना, कर सकते हैं सर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है, देखो इधर, उसने बोला वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। भाई ध्यान देना, जब भी हम अर्थ के बाद सेंटर से बात करते हैं ना, अर्थ के सेंटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0 होता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी 0 होती है। जैसे आप बाहर निकलते हो तो लीनियरली वैरी करती है, सेंटर पे 0 है, लीनियरली वैरी करेगी, फिर यहाँ पे, फिर बाहर, ठीक है। तो याद रखना जब भी अर्थ की बात करें यानी सॉलिड स्फीयर की बात करें तो इंटेंसिटी या जी का जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे डिस्टेंस के वर्सेस, पहले लीनियरली फिर हाइपरबोलिकली, और ये जो यहाँ पीक पॉइंट बनना है ये उसके सरफेस पे होता है और ये पॉइंट लेस देन आर होता है मतलब अंदर, और ये ग्रेटर देन आर मतलब आउटसाइड का होता है। तो ग्राफ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 वेरी इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 34 वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है। तो उसने बोला कि एक वेज है, मैंने बोला ठीक है भाई, ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है और इस पे एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है जी, स्मॉल m है, और ये जो वेज है ये इधर को जा रही है किसी एक्सेलरेशन a के साथ, ये कोई वेज है, ये वाली वेज है, ठीक है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। वो बोल रहा है भाई व्हाट एक्सेलरेशन द वेज शुड मूव सो दैट द ब्लॉक मूव अपवर्ड अलोंग द सरफेस ऑफ वेज। अब इस केस में बोल रहा है कि ये जो है ना, इस वेज को कितने एक्सेलरेशन के साथ इधर जाना चाहिए कि ये ब्लॉक ऊपर को मूव करे, और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है g sin थीटा, ये ध्यान रखियो, एक्सेलरेशन दे रखा है ऊपर जाने का g sin थीटा। तो भाई यार करके बताऊं कि डायरेक्ट ही बता दूं इसको मैं, ठीक है, करके बताऊं या डायरेक्ट बता दूं, ठीक है, चलो करके बता देता हूं आपको, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस आए ना तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली वेज के ऊपर ये ब्लॉक रखा है तो उस पर स्यूडो फोर्स तो लगेगा, ये तो आपको पता है, ठीक है, तो ये आपको पता है। तो कैसे करेंगे सर, अगर एक वेज ऐसे रखा है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक तो उसका वेट g आएगा sin थीटा नीचे, ठीक है, और इसका नॉर्मल एक्शन ऊपर जाएगा ऑब्वियसली, और इसका जो आपको पता है स्यूडो फोर्स आएगा इधर। व्हाट इज दैट, स्यूडो फोर्स कैसे निकालते हैं, वेज का एक्सेलरेशन लेंगे, इसका मास लेंगे, दैट इज m into a, और ये नॉर्मल रिएक्शन वाला केस है और ये इसका g है mg, ठीक है जी। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा और ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट आएगा ma cos थीटा, ठीक है, ma cos थीटा आप चेक कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए ये ऊपर को जाना चाहिए,
ठीक है, ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर, तो ऊपर को एक फोर्स लग रहा है, नीचे को एक फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स निकाल लो, इस पे कितने आएंगे। तो नेट फोर्स इस पे कितना आएगा, देखो नेट फोर्स आएगा ma cos थीटा माइनस g sin थीटा, और ये नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, m में, ठीक है, और उसका ऊपर का एक्सेलरेशन दे रखा है g sin थीटा, ठीक है, तो g sin थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, दैट इज ma, ठीक है, ma sin ऑफ थीटा, सॉरी उसका एक्सप्रेशन दे रखा है हम g sin थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा, और यहां से भी g sin थीटा इधर लेके आ जाओ, ठीक है, वेट है ये, सॉरी दिस इज द वेट mg, दिस इज द वेट mg, तो दिस इज द वेट, यानी आप लिखोगे mg sin ऑफ थीटा, तो जब ये माइनस इधर आएगा तो इसमें प्लस होके 2 हो जाएगा और इधर बचेगा ma cos थीटा, तो m से m हो गया कैंसिल, cos थीटा नीचे जाएगा तो a आएगा 2g tan थीटा, ठीक है, दिस इज 2g tan थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, जब भी कभी इस तरीके का केस होएगा कि वेज के ऊपर ब्लॉक रखा है और वो ऊपर को जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज हमेशा होगा 2g tan थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर मैं बात करूं, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है आप लोगों के लिए, आप लोग खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है सर, उसने दिया है पीवी ग्राफ, जब भी पीवी ग्राफ और हाइपरबोलिक ग्राफ बनाओ तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट का ग्राफ होता है, अगर एक से ज्यादा ग्राफ बने हो, जो अपर साइड ग्राफ होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा, जो लोअर साइड है उसका कम, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, नो प्रॉब्लम, किया होगा यार, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में ही करते हो आप इसको, ठीक है, एक्सपेंशन का केस है, नीचे को आ रहा है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, सिंपली यू कैन से, ठीक है। अब बात करेंगे इसके पार्ट बी की, क्वेश्चन नंबर 36, ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बोला है सैटेलाइट इन ए फोर्स फ्री स्पेस, सबसे पहले तो उसी पे ध्यान दो, फोर्स फ्री स्पेस है, ठीक है, तो सैटेलाइट पे वहां पे कितना फोर्स एक्ट करता है, तो उसने बोला है कि फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट अ रेट ऑफ दिस, यानी उसका जो स्वीप आउट करने का जो रेट है डस्ट को, वो दे रखा है अल्फा इंटू वी dm ओवर dt, तो आपको पता है कितना फोर्स एक्ट करता है वेरिएबल फॉर्म में, आपको पता है फोर्स होता है dp ओवर dt, ठीक है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, इसको आप लिख सकते हो d ओवर dt इंटू m इंटू वी, तो अगर मास चेंज हो रहा नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा dv ओवर dt, मास चेंज हो रहा है v बाहर dm ओवर dt हो जाएगा, और फोर्स फ्री स्पेस है, नेट फोर्स जीरो हो गया तो ये बनेगा m dv ओवर dt, और प्लस आप लिख सकते हो v dm ओवर dt, ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ तो m dv ओवर dt इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ v dm ओवर dt, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, और ये dv ओवर dt एक्सेलरेशन होता है, दैट इज a, तो m इंटू ए इक्वल टू माइनस v इंटू dm ओवर dt की वैल्यू दे रखी है अल्फा v, तो a आ जाना चाहिए माइनस अल्फा v स्क्वायर बाई m, दिस इज योर एक्सेलरेशन, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ध्यान से समझे आप, ठीक है, माइनस अल्फा v स्क्वायर बाई m, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, चूंकि ये सैटेलाइट की बात कर रहा था इसलिए हमने दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे लेके चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, नो 37, ठीक है, 37, ओके, इसमें बोला है कि एक टेबल पे दो मास रखे गए हैं, एक ये रहा, ठीक है, और इसको एक स्ट्रिंग की हेल्प से फिर एक पुल्ली की हेल्प से नीचे लटकाया गया, तीनों का जो मास है वो सेम है, और यहाँ पे फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है जी, म्यू है, तो बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, जब ये नीचे जाएगा तो ये आगे जाएंगे किसी एक्सेलरेशन ए के साथ, तो जब भी एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि इसका वेट इनको नीचे को ड्राइव करेगा, और इन पे एक्ट करने वाले फ्रिक्शन इस पे प्लस इस पे वो पीछे को इसका अपोज करेंगे, तो हम जब निकालेंगे ना नेट फोर्स, हाँ सॉरी एक्सेलरेशन, तो ड्राइविंग फोर्स लेंगे जो नीचे लेके जा रहा है mg, माइनस अपोज कौन कर रहा है, इस पे एक्ट करने वाला फ्रिक्शन, दोनों पे मास सेम है तो दोनों का फ्रिक्शन सेम होगा, 2 इंटू FR लिख सकते हो, दोनों का ले लिया मैंने, ठीक है, डिवाइड में नेट मास m प्लस m, ठीक है, तो 3m आएगा, बस FR की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे FR कितना आएगा, FR होता है μ1, और n अगर ऊपर को एक्ट कर रहा है तो वेट होगा नीचे, तो ये होगा μmg, तो ये μmg की वैल्यू पुट कर देना, जो बचेगा वही आंसर होगा आपका, ठीक है, जो बचेगा वही आंसर होगा, देख लो mg माइनस 2 इंटू μmg ओवर 3m, m कॉमन आके कैंसिल, तो g बाहर ले लो, 1 माइनस 2 म्यू बाई 3, दिस इज योर आंसर, होप सो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, g बाई 3 1 माइनस 2 म्यू, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है बॉस। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, अब सॉरी 38 देखो, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बताया है सर, उसने बोला है कि एक ब्लॉक है जो कि एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है ना, उसका मास दे रखा है स्मॉल m, इसका कैपिटल है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, कितना फोर्स लोअर ब्लॉक पे अप्लाई करूं, ठीक है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग
ऑन द लोअर ब्लॉक सो दैट दे मूव टुगेदर। जब भी कभी ये सिचुएशन हो कि दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन हो लेकिन यहाँ फ्रिक्शन ना हो और लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे कि ये दोनों एक साथ चले, तो याद रखना हमेशा इनके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, तो आपने क्या करना है म्यू जी लेना है इनटू दोनों मास को ऐड कर देना है। दिस इज द फॉर्मूला, ये डायरेक्ट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, म्यू जी यानी इसका एक्सेलरेशन होता है दोनों मास एक साथ जा रहे हैं तो m प्लस n। ठीक है, दोनों का एडिशन आप ले सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, okay, has a head-on elastic collision, okay, with a stationary ball of mass 3 kg. If the after the collision both move together, then the loss in the kinetic energy due to the collision. तो loss in kinetic energy का फॉर्मूला जो होता है ना collision में, और चूंकि ये after the collision they will stick together, so this is the case of perfectly inelastic collision। तो जब भी loss निकालना पड़े तो आपने यूज करना है हाफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, उनकी जो स्पीड दे रखी होगी इनिशियली, और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी में जीरो होने वाला तो उसको हम नहीं लेंगे। तो सारी वैल्यू पुट करो, हाँ मास कितना है पहली बॉल का 2 kg, दूसरी बॉल का मास कितना है, ठीक है ना, दूसरी क्या है 3 kg, तो ये होगा 5 क्योंकि ऐड हो जाएंगे ना, और इनिशियल की स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर में चेंज करना है तो 36 इंटू 5/18 यानी 2 यानी 10 आएगा, है ना, मीटर में कर देंगे जब, और दूसरी है रेस्ट पे, बस हो जाएगा आंसर, चेक कर लो यार, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 300/5 60 जूल आ गया मेरे ख्याल से। तो आप देख सकते हो यार ये 60 जूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब आपको फॉर्मूला याद रखना है, जब भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, यानी फाइनली 10 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं और फटाक से हम उनको उड़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हीट इंजन का क्वेश्चन है और क्लियरली उसने बोला है कि हीट इंजन की एफिशिएंसी है ईटा। ठीक है, और हमें पता है टेम्परेचर के टर्म्स में होती है T2/T1, ये हाई टेम्परेचर ये लो टेम्परेचर माना जाता है। T2 को यूज किया जाता है हाई लो टेम्परेचर के लिए, T1 यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर के लिए। उसने बोला अगर हम सिंक और सोर्स के टेम्परेचर को 100 केल्विन से कम कर दे, डिक्रीज कर दे, तो एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, रिमेन्स कांस्टेंट या बिकम्स 1। आपने मेरे को बताना है कि इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। फटाक से करना, अपना दिमाग लगाना। ठीक है, दोनों को 100 से कम किया, ध्यान देना। ठीक है, बताना मेरे को। इफ नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इज 5 जूल, ये दिया आपको V वर्सेस P। ठीक है, V वर्सेस P यानी वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ है, इसको आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से जा रहा है समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे ये प्रेशर 10 पे कट कर रहा है और यहाँ पे ये 1 पे कट कर रहा है और यहाँ पे ये दे रहा है आपको 1 वॉल्यूम और इधर दे रहा है 2। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर इस पूरी साइकिल को जो हीट सप्लाई कर रहे हैं ना 5 जूल है, तो जब सप्लाइड हीट होती है तो प्लस में लेते हैं। ठीक है, सप्लाइड हीट और रिजेक्टेड हीट को नेगेटिव लेते हैं, तो हमें पता ही है। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस C2A प्रोसेस में वर्क डन बताओ। अगर ये A है, ये B है, ये C है, यही लेना है, इसमें नहीं गिवन है, जैसे मैं बता रहा हूँ वही लेना है, इसमें पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ से A स्टार्ट हुआ है, तो भाई क्या करेंगे, देखो भाई वर्क डन निकालने के लिए, देखो चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो हम फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट का यूज करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q, ठीक है, इक्वल टू टोटल वर्क कितना है प्लस चेंज इन एनर्जी, तो ये हो गया 0 क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। तो हमें Q ऐड किया गया 5 जूल, और वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोसेस A to B, B to C, C to A, तो हम निकालेंगे वर्क A से B तक, फिर B से C तक, फिर C से A, ये तो हमें निकालना ही है, ये तो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये आ गया 5, और A से B का वर्क क्या होगा, A से B ये प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है यानी आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ प्रेशर दे रखा है 10, और यहाँ A से चल के वॉल्यूम दे रखा है 1 और B पे जाके वॉल्यूम दे रखा है 2, तो आप फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे PV2 माइनस V1। आइसोबैरिक का फॉर्मूला यही होता है। और जब आप वर्क डन निकालोगे B2C, और B2C तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और इसका वर्क डन 0, तो 5 इक्वल टू आ गया आपके पास, व्हाट इज दैट, प्लस WCA, ये तो निकालना है, दिस इज WCA। ठीक है, ये आएगा सर 10 इंटू 2 माइनस 1 प्लस WCA। तो आपका जो वर्क डन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है C2A, वो दिख रहा है, यहाँ पे आएगा 10 और इधर जाकर -5 जूल। ठीक है ना, दिस इज योर -5 जूल। क्लियर है, इजिली कर सकते हो, बस थोड़ा सा बेसिक फंडा आपने क्लियर रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं सर 42। ठीक है बॉस, क्वेश्चन नंबर 42, एट व्हाट टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन विल हैव द सेम RMS वेलोसिटी एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस। मतलब किस टेम्परेचर पे VRMS ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू VRMS ऑफ ऑक्सीजन।
बस जैसे बोला है वैसे ही करो। VRMS होती है अंडर रूट ऑफ 3RT, नाइट्रोजन का टेम्परेचर T1 मान लो और उसका जो मास होगा मॉलिक्यूलर वो कितना होगा M1 मान लो, ठीक है। और इसका बनेगा 3RT2 ओवर इसका M2, ठीक है। स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा, 3R कैंसिल, यहाँ बचेगा T1 ओवर M1, यहाँ बचेगा T2 ओवर M2, स्क्वायर करके यार रूट हटा दो, ठीक है। सो हमें T2 दे रखा है, यानी ऑक्सीजन वाले का टेम्परेचर दे रखा है, T1 चाहिए हमें, तो हम यहां से निकालेंगे T1 इक्वल टू व्हाट इज दैट, M1 ऊपर जाएगा तो M1 यानी नाइट्रोजन का मास और ये इसका होगा ऑक्सीजन का इंटू T2, ठीक है। तो T1 आपके पास आ जाएगा 28 होता है नाइट्रोजन का और 32 होता है ऑक्सीजन का, इंटू 127 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन है तो उसमें 273 ऐड करना, तो 273 ऐड करोगे तो 400 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप यहां से कितना आएगा, तो ये आना चाहिए आपके पास, तो आएगा 700/2, ठीक है। तो 350 केल्विन, ठीक है। 350 केल्विन आपके पास बन रहा है T1, लेकिन उसने आंसर दिया है डिग्री सेल्सियस में, तो -273 कर दो, ठीक है। 273 करोगे तो 77 डिग्री सेल्सियस आपके पास आंसर बन जाएगा। 77 डिग्री सेल्सियस चेक कर लो एक बार, 3 3 3 14 7, हाँ ठीक है, ठीक है ना, 77 बन जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है सर, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 43 इजी है यार। द रिजल्टेंट ऑफ 2 रेक्टेंगुलर एसएचएम ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, 2 एसएचएम है, 2 एसएचएम की बात कर रहा है, 2 एसएचएम करने वाली 2 वेव है, यहाँ पे अनइक्वल एम्पलीट्यूड है, दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो अनइक्वल है, A2 A1 A2 अलग अलग है, बट उनके बीच फेज डिफरेंस दे रखा है π/2। भाई जब भी ये कंडीशन होगी ना कि 2 एसएचएम आपस में मिल रही हैं और उनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और उनके बीच का फेज एंगल जब भी 90 हो, एम्पलीट्यूड अलग हो, तो हमेशा इलिप्स बनता है, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेंगे, ध्यान रखना हमेशा, बस कंडीशन याद रखना। और अगर एम्पलीट्यूड सेम हुआ, एंगल वही हुआ उनके बीच में 90, तो सर्कल बनेगा, समझ गए आप, एलिप्टिकल पाथ बनेगा अदरवाइज, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मूव ऑन करते हुए। 44 मतलब लास्ट 6 प्रॉब्लम्स आपके पास बची हैं, ठीक है। ओके बॉस, क्वेश्चन एक इक्वेशन दी है आपकी, वेव की इक्वेशन दे रखी है आपके सामने है, उसने बोला एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होंगी, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, बस इक्वेशन दे दी। एक चीज ध्यान रखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी आपको इक्वेशन देखो तो साइन के बाहर जो भी लिखा है ना उसको पहले अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया करो। तो 4 साइन ऑफ, साइन के बाहर कुछ नहीं होनी चाहिए ब्रैकेट के, ये अंदर ले जाओ तो 2 2 कैंसिल होगा, πt बचेगा, प्लस यहाँ पे जाएगा π/16x बचेगा, ये होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसको कंपेयर कर सकते हो, t का कोफिशिएंट हमेशा ओमेगा होगा और x का कोफिशिएंट ये k होता है, ठीक है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अब कुछ भी पूछ ले हमसे, क्या पूछ रहा है भाई, उसने बोला एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है 4, ठीक है सर, 4 किस में है, फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, थर्ड में भी है, ओके। तो एम्पलीट्यूड तो 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, जो भी होगा मीटर सेंटीमीटर व्हाटएवर, ठीक है। अब पूछ रहा है वेवलेंथ, वेवलेंथ हमेशा k से निकलती है, k होता है 2π/λ और k की वैल्यू है यहाँ पे π/16, 2π/λ, ये हो गया कैंसिल, लैम्डा आ गया 1/32, सॉरी ओनली 32, ठीक है, दिस इज 32, फर्स्ट में भी 32 है और सेकंड में भी है, मतलब यार अभी टिक नहीं कर सकते, आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर पूछ रहा है आपसे वेलोसिटी, वेलोसिटी हमेशा वेव की होती है ω/k, ठीक है। ओमेगा कैसे निकालेंगे सर, t का कोफिशिएंट डिवाइड में x का कोफिशिएंट, t का कोफिशिएंट है पाई, x का कोफिशिएंट कितना है π/16, तो ये आएगा 16, इतना मीटर पर सेकंड या जो भी होगा, तो ये 16 आ रहा है आपके पास, 16 आ रहा है, यानी फर्स्ट करेक्ट है, देख सकते हो। इससे आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो आप निकाल ही लेंगे यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें कितने फॉर्मूले आपके रिवाइज हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला है, ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ए हिल। याद रखना, एक कार का ड्राइवर कार लेके जा रहा है और वो एक बड़ी सी हिल की टुवर्ड्स जा रहा है। जब भी हिल की बात करें, है ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का केस आ जाता है। जब भी बड़ी सी बिल्डिंग की बात करें, है ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का केस है। तो ड्राइवर की जो स्पीड है कार की, वो है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि साउंड जो है यहाँ पे एयर में, साउंड की वेलोसिटी दे रखी है vs, दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये दे दिया आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड एज हियर्ड बाय द ड्राइवर, तो जो यहाँ से टकरा के साउंड आएगी और वो फिर ड्राइवर उसको सुनेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। तो याद रखना, जो हेड फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू v, चूंकि ये रिफ्लेक्ट होने वाला केस है, ध्यान देना, v
प्लस वी नॉट ओवर वी माइनस वी नॉट ही यूज होगा। मतलब जो कार ड्राइवर है वो ही यहाँ पे सोर्स का काम करेगा, वही यहाँ पे लिसनर ऑब्जर्वर का काम करेगा, क्योंकि उसी की गाड़ी से साउंड जाएगी और उसी को सुनाई देगी टकरा के, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोर्स की वेलोसिटी होती है वो वी नॉट के इक्वल होगी, क्योंकि एक्चुअली फॉर्मूले में यहाँ वी एस होता है द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। इसको वी एस नहीं मानेंगे, साउंड की वेलोसिटी को हम वी लिखते हैं, ध्यान देना। तो दिस इज v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, v नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, v नॉट मतलब ऑब्जर्वर, vs मतलब सोर्स, और यहाँ vs v नॉट ही है। तो बस ये डायरेक्ट यूज करना आप, ठीक है। अब डैश आएगा, कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा था 600, v कितना है 330 प्लस गाड़ी की स्पीड 30, तो 330 माइनस 30 सॉल्व कर लेना, 720 हर्ट्ज उसको सुनाई देगी, ठीक है। सॉल्व कर लेना, बस मेन कंसेप्ट याद रखो मैंने क्या बोला। जब भी कार बड़ी सी हिल की तरफ जा रही हो, बिल्डिंग की तरफ जा रही हो, क्लिफ की तरफ जा रही हो, समझ जाना यही फॉर्मूला यूज होगा हमेशा। कार ही सुनेगी, कार ही प्रोड्यूस करेगी, कार ही सोर्स है, कार ही लिसनर है, फॉर्मूला यही है। साइन कन्वेंशन के बाद डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है सर, यार देखो ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। पहले दो रिंग पैरेलल है, दोनों उसके बाद सीरीज में है, ठीक है। जब रिंग सॉरी नॉट रिंग दैट इज द स्प्रिंग, देखो ये वाला फिर ये इसके साथ किसमें है, और ये इसका मास m है जिसके साथ ये लटका हुआ है, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ये दोनों पैरेलल है तो 2k हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं और सीरीज में इनवर्सली ऐड होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल होते हैं सीरीज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो आएगा, जो यहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन आएगा 2k का, वो इसके साथ सीरीज में है, तो नेट के इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो सीरीज का, k1 k2 ओवर k1 प्लस k2, ये आ जाएगा 2k इंटू k बाई 3k, एक k कैंसिल तो 2k बाय 3, ठीक है, 2k बाई 3। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो भाई फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, k इक्विवेलेंट पूछा है उसने, तो फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो कैसे करेंगे आप, फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k इक्विवेलेंट अपॉन m, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, k इक्विवेलेंट पुट कर देंगे वहां पे, उड़ा देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है जी 47। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, उसने बोला कि एक ब्लॉक है जो यहां से चलता है और बॉटम पे आके अपना सर्कल कंप्लीट करना चाहता है, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो यहां से छोड़ रहा है ब्लॉक को, ठीक है। वो बोल रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 4 kg रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट, और ये जो हाइट है इसकी यहाँ पे h कुछ दे रखी है और इसका मास है 4 kg, ठीक है जी, इसका मास है 4 kg, आप ध्यान से देखेंगे। तो वो बोल रहा है कि ओके हाइट ऑफ दिस ऑन ए स्मूथ ट्रैक द मिनिमम वेलोसिटी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस सो दैट इट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल शुड बी। जब ये नीचे आएगा और यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे उसके पास एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए जिसकी वजह से वो कंप्लीट सर्कल कर ले, और वो मिनिमम स्पीड इस पॉइंट पे बॉटम पॉइंट पे हमेशा क्या होगी, दैट मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल मस्ट बी अंडर रूट 5gr, जो इसकी रेडियस है, ध्यान रखना। तो भाई ये याद रखना है बस आपने। अब ये देखना पड़ेगा यहाँ वेलोसिटी है कितनी, जब ये ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, mgh इक्वल टू हाफ mv², ये हो गया कैंसिल, तो v² आ गया यहाँ पे 2gh, ठीक है। अब वो वैल्यू ऑफ v की यहाँ पे पटक दो, चूंकि वर्टिकल लूप कंप्लीट करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है, तो इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा 5gr, क्योंकि रूट हट जाएगा तो 2gh, ठीक है, g से g कैंसिल, h आ जाएगा आपका 5r/2, ठीक है। r की वैल्यू दे रखी है आपको 4, तो 2 2 2 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 48 की, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है सर, उसने बोला है कि फाइंड द टेम्परेचर एट जंक्शन ऑफ 3 कंडक्टिंग आइडेंटिकल रॉड्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है। पहली रॉड, दूसरी, तीसरी, ठीक है। इसके एंड का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, इस पे भी 90 डिग्री सेल्सियस, इस पे है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड ये इनका जंक्शन पॉइंट है। उसने बोला ऑल द रोड्स आर आइडेंटिकल, सेम मटेरियल की बनी हुई है और आइडेंटिकल है, ठीक है। तो बताओ जंक्शन का टेम्परेचर, ध्यान से समझना, कितनी भी कंडक्टिंग रोड है अगर सब आइडेंटिकल है, सबका K A L सब कुछ सेम है, तो T निकालने के लिए एंड के टेम्परेचर ऐड कर लो, T निकालने के लिए, और जितनी रोड है उससे डिवाइड करो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। भाई ये तभी वैलिड होगा डायरेक्ट फंडा जब सब आइडेंटिकल और सेम मटेरियल की बनी हो। अगर अलग अलग डायमेंशन होगी फिर आपको हीट ट्रांसफर आपको हीट ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है।
तो दिस इज यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब लास्ट के टॉप 2 प्रॉब्लम हमारे पास बचे हैं। ओके गाइस, सो देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 49। उसने बोला SHM ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, एक्चुअली दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। ठीक है, व्हाट इज दैट? x इज इक्वल टू दे रखा है आपको 5 ऑफ cos ऑफ, ठीक है, 2 पाई t प्लस पाई बाई 4, ये आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल V मैक्स चाहिए आपको, बताया SHM में V मैक्स होता है a ओमेगा, a क्या है इसका एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, t का कोएफिशिएंट 2 पाई, तो कितना आ गया 10 पाई, बस हो गया 10 पाई। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले लेंगे, मीटर है तो मीटर ले लेंगे। इजी क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 50 है, द डायमेंशन ऑफ R बाई L, रेजिस्टेंस बाय सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन, इस रेशियो की डायमेंशन बताओ। ध्यान रखना R बाई L की डायमेंशन हमेशा फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी यानी T इनवर्स। ठीक है, और अगर L बाई R कर दूं तो वो टाइम कांस्टेंट बना देगा, तो T के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये बन गया आपका आंसर, याद रखेंगे आप। इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस की सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन निकाल के बहुत टाइम लगेगा। आप याद रखें, रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। ठीक है, उल्टा कर दोगे L बाई R तो हमेशा टाइम के इक्वल होगा। लल्लू राम, L फॉर लल्लू, R फॉर राम। ठीक है, याद रखियो। सो ये थे आपके बेहतरीन कुछ 50 क्वेश्चंस +1 फिजिक्स से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। एक कंप्लीट +2 की वीडियो ऑलरेडी आपके पास जा चुकी है, +1 के सारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम बोल सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और 200 जो क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने दी है उसके सॉल्यूशन में तैयार कर रहा हूँ सारे आपके लिए, कोशिश करूंगा सारे सॉल्यूशन में आपके लिए बनाऊं, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से 25 से 30 तक के क्वेश्चन सिमिलर टाइप के पूछे जा सकते हैं, एज इट इज आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो भाई करके जरूर जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसमें लास्ट के 5 to 6 डेज में आप 300+ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके जा रहे हो, तो क्या बात कर रहे हो आप, 20 से 30 भी क्रॉस कर जाओगे फिजिक्स में क्वेश्चंस, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। समझ गए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्रैक्टिस करते रहे, बढ़िया से मेहनत करते रहे, कॉन्फिडेंस बनाए रखें अपना, बहुत जरूरी है हमारे लिए दोस्तों। पॉजिटिविटी रखना अपने पास, अपने आप पे विश्वास रखना। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।